16 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। इसी मिशन में बज एल्ड्रिन ने भी चांद पर लैंडिंग की थी। अपोलो 11 मिशन को लेकर अब तक टोटल 12 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर लैंडिंग कर चुके हैं और ये सभी एस्ट्रोनॉट्स अमेरिकन ही थे। आपको बता दूं कि चांद अभी तक धरती के बाहर की एकमात्र ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जहां हम इंसान लैंडिंग कर सके हैं। लेकिन दुनिया के लोगों का एक बड़ा हिस्सा ये भी कहता है कि नासा की मून लैंडिंग फेक थी और वो कभी भी चांद पर गए ही नहीं थे। 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस छिड़ गई थी और जब सोवियत यूनियन के कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन गए थे तो अमेरिका इस रेस में काफी पीछे नजर आ रही थी। अमेरिका चाहती थी कि वो जल्द से जल्द अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजे और स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में सुपरमेसी हासिल करे। नासा की मून लैंडिंग के बारे में कई फेक न्यूज और कॉन्स्पिरेसी थियरीज फैली हुई है जो हमारे मन में ये डाउट क्रिएट करती है कि क्या नासा ने कभी इंसानों को चांद पर भेजा भी था या फिर ये सब कुछ केवल एक झूठ है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, अपोलो 11 मून मिशन के द्वारा इंसानों का चांद पर कदम रखना इंसानी स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास का सबसे गोल्डन मोमेंट था। आज हम इंसान दूर दूर के प्लैनेट, सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज की सैर के जो सपने देख रहे हैं वो इसी मिशन के बाद से शुरू हुए थे। इससे पहले तो शायद हम दूसरे ग्रह या चांद पर कदम रखने की बात ख्यालों में भी नहीं सोच सकते थे। तो फिर क्या रीजन है कि कुछ लोग मून लैंडिंग को फेक कहते हैं? इसका रीजन ये है कि लोगों को ये तो पता है कि नासा ने क्या किया है, लेकिन उन्हें ये बात की थोड़ी भी नॉलेज नहीं होती है कि आखिर उन्होंने ये किया तो किया कैसे है। ये वही लोग हैं जो सीधे सीधे कहते हैं कि भारत के प्राचीन मंदिरों को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस या भगवान ने बनाए हैं, लेकिन वो हमारे भारत के लोगों में मौजूद आर्किटेक्चर और साइंस की एडवांस स्किल्स को कंसीडर ही नहीं करते हैं। हिस्ट्री से लेकर अब तक के समय में साइंस ने जो प्रोग्रेस की है, ऐसे लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं और इसे फेक इवेंट या फिर मिरेकल के रूप में ही प्रेजेंट करते हैं। वैसे तो मून लैंडिंग के फेक होने की बात उसी दिन से शुरू हो गई थी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर लैंडिंग की थी, लेकिन ग्लोबल लेवल पर और खास तौर पर अमेरिका के लोगों के बीच ऐसी बातें तब फेमस हुई जब वाटरगेट और पेंटागन पेपर्स मीडिया के थ्रू दुनिया के सामने आए। इन पेपर्स में ऐसी कई चीजें थी जो अमेरिकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी और उनके विश्वसनीय होने पर सवाल उठाती थी। इनमें ऐसे भी कई इंसिडेंट्स थे जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने आप को पावरफुल दिखाने और सुपरमेसी हासिल करने के लिए फेक इंसिडेंट्स क्रिएट किए थे और लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ी की थी। इन सब के बाद लोगों के मन में ये सवाल बैठ गया कि क्या नासा की मून लैंडिंग भी इसी तरह का एक फेक इंसिडेंट था। जब नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था तो उन्होंने वहां पर अमेरिकन फ्लैग को लगाया था, लेकिन जब आप इसकी फोटोज को देखते हो तो यहाँ आपको ये फ्लैग लहराता हुआ नजर आता है। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि अगर चांद पर हवा नहीं है तो वहां पर ये फ्लैग सीधा कैसे थे? इसका आंसर ये है कि नासा ने भी इतना लॉजिक लगा लिया था कि चांद पर हवा ना होने के कारण फ्लैग सीधा नहीं रह पाएगा और इसीलिए उन्होंने वहां पर एक स्पेशल फ्लैग भेजा था जो ऑलरेडी सीधा था। आप मिशन पर ले जाने के पहले ही इसकी फोटोज को देखकर ये डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब जरा आप स्क्रीन पर देखिए, ये इंसान इतनी ऊंचाई से पानी में कूद रहा है और फिर मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ और ये क्या, ये तो हवा में ही लटका हुआ है। धरती पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी गलत थी? जी नहीं। जब आप एक फोटो को देखते हो तो आपको उसके पीछे का आधा ही सच पता चलता है, लेकिन पूरा सच आपको वीडियो को देखकर समझ आ सकता है। फोटो में आपको ये फ्लैग लहराता हुआ नजर आएगा, लेकिन असल में उस समय एस्ट्रोनॉट्स इसे मून की सॉइल में अंदर तक लगाने के लिए गोल गोल घुमा रहे थे और इसके कारण इस पर रिपल इफेक्ट क्रिएट हो रहा था। आप इसके प्रूफ के तौर पर इसी मिशन का ये वीडियो भी देख सकते हो। दोस्तों, अपोलो 11 मिशन की सक्सेस में सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी टीम की मेहनत थी। इनकी अमेजिंग स्टोरी को जानने के लिए मैं आपको रिचर्ड वाइजमैन की लिखी एक बुक शूट फॉर द मून को सुनने की सलाह दूंगा। वेट अ मिनट, क्या सुनने की? जी हाँ,
जरा सोचिए कि आप रात के आसमान में चांद और तारों को निहार रहे हैं और साथ ही आप कुकू एफएम पर अपोलो 11 मून मिशन की कहानियां सुन रहे हैं। आजकल बुक्स पढ़ना काफी बोरिंग हो गया है, लेकिन कुकू एफएम पर आप अपनी फेवरेट बुक्स को सुन सकते हैं। अब चाहे आप लेटे हुए हो, गार्डन में वॉक कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो, कुकू एफएम पर आप कभी भी और कहीं भी ऑडियो बुक्स को सुन सकते हो और इनके ज्ञान और मनोरंजन का मजा ले सकते हो। मैं पर्सनली भी इसका यूज करता हूँ। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज 399 रुपए है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करने पर आपको मिलेगा पूरा 20% का डिस्काउंट। मतलब 1 साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 319 रुपए में। जी हाँ, जस्ट इमेजिन कि आप पर डे 1 रुपए से भी कम में हजारों ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन अपने नाम कर सकते हैं। तो जल्दी से कुकू एफएम को डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं आखिर हमें चांद पर खींची गई इन फोटोज में चांद के आसमान में स्टार्स क्यों नहीं दिख रहे हैं। वेल, अगर आपको फोटोग्राफी की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आपको इसका रीजन समझ में आ जाएगा। अगर आप रात के समय किसी अंधेरी जगह से आसमान को देखोगे तो आपको बहुत सारे तारे दिखेंगे, लेकिन अगर आप वहां पर काफी ज्यादा रोशनी कर दोगे तो आपको तारे काफी डिम दिखने शुरू हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली जब आपको अपनी आंखों से तारे नहीं दिख रहे हैं तो आप अपने कैमरा से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बात मैं उस समय की कैमरा टेक्नोलॉजी को कंसिडर करते हुए कह रहा हूँ। आपको बता दूं कि आज तक जितने भी मून मिशंस पर इंसान गए थे वो सारे के सारे दिन के समय में ही चांद पर लैंड हुए थे। चांद पर नेग्लिजिबल एटमॉस्फेयर होने के कारण इसका आसमान काला ही दिखता है। सूरज को आप इस इमेज में साफ साफ देख सकते हो जो काफी तेज चमक रहा है। और एस्ट्रोनॉट्स ने जो स्पेस सूट्स पहने थे वो उन्हें रेडिएशन से बचाने के लिए स्पेशली डिजाइंड होते थे। मतलब वो लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते थे। ऐसे में बेहद डिम स्टार्स की फोटोज को कैप्चर करना उस समय के कैमरास की बस की बात नहीं थी। अब जरा आप इस फोटो को देखिए। ये बज एल्ड्रिन की एक फोटो है जो नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर एक 70 mm के ल्यूनार सरफेस कैमरा से ली थी। यहाँ पर आप एल्ड्रिन के हेलमेट के वाइजर पर नील आर्मस्ट्रांग के रिफ्लेक्शन को भी साफ साफ देख सकते हो। इस फोटो पर लोग सवाल उठाते हैं कि यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग अपने हाथ में कोई भी कैमरा नहीं पकड़े हुए हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मानो वो सिर्फ अपने स्पेस सूट से हाथों को चिपकाए हुए है। तो फिर बज एल्ड्रिन की फोटो कौन खींच रहा था? लगता है इसके लिए नासा ने डब्बू रत्नानी को हायर किया था। जोक्स अपार्ट, जरा इसके पीछे के रीजन को समझने की कोशिश कीजिए। आर्मस्ट्रांग कोई गार्डन में हाफ टी शर्ट और लोअर पहनकर फोटो नहीं खींच रहे थे, बल्कि वो चांद पर थे। वो अपने हाथों में आसानी से कैमरा पकड़कर यहाँ वहाँ घूमते हुए तो नहीं फोटो खींच सकते थे ना। उनका कैमरा उनके भारी भरकम स्पेस सूट के आगे वाले पार्ट पर लगा हुआ था और वो उसी से बज एल्ड्रिन की फोटो खींच रहे थे। दोस्तों, अब जरा आप इस फोटो को देखिए। यहाँ पर आपको सूरज काफी ज्यादा ब्राइट दिख रहा है और ये यहाँ पर लाइट का एकमात्र सोर्स भी है। लेकिन जब आप चांद के सरफेस के आसपास के ऑब्जेक्ट्स की शैडो को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अजीब सी चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो उनके ऊपर शैडो होने के बावजूद भी दिख रहे हैं। अगर सूरज यहाँ पर लाइट का एकमात्र सोर्स है तो ये ऑब्जेक्ट्स हमें कैसे दिख रहे हैं? फिर तो ये शैडो के नीचे बिल्कुल इनविजिबल हो जाने चाहिए थे, है ना? तो क्या नासा ने यहाँ पर कुछ और स्टूडियो लाइट्स लगा रखी थी जिससे कि सारी इमेजेस क्लियर आए? वेल, इसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पर लाइट का एकमात्र सोर्स सूरज ही नहीं था। अभी मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट्स काफी ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और जो सूरज की रेज चांद की सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है वो भी सूरज की लाइट ही रहती है, चाहे वो डायरेक्ट आए या फिर नहीं। साइड एंगल से जब ये लाइट रेज उन ऑब्जेक्ट्स पर पड़ रही थी तो वो शैडो में भी विजिबल हो रहे थे और इसमें स्टूडियो इफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं था। मून लैंडिंग के बारे में कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ये मून पर नहीं बल्कि हॉलीवुड के किसी स्टूडियो में शूट की गई फुटेजेस है। इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ पर आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो ग्रीन स्क्रीन और CGI यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का नतीजा है। कहने का मतलब ये है कि नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन एक शानदार एयर कंडीशन स्टूडियो के अंदर एक्टिंग कर रहे थे और माइकल कॉलिंस चांद की नहीं बल्कि स्टूडियो के बाहर चक्कर लगा रहे थे और शायद डायरेक्टर से शिकायत कर रहे थे कि उन्हें भी इसमें छोटा मोटा रोल मिलना चाहिए था। मतलब इस बात का कोई लॉजिक है? क्या आपको लगता है कि उस समय CGI टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि वो लोग इतनी सफाई से फेक मून लैंडिंग को क्रिएट कर सकते थे? जी नहीं।
मून लैंडिंग के बारे में जो भी फेक न्यूज फैलाई जाती है वो सारी की सारी फेक है और उन पर आपको विश्वास नहीं करनी चाहिए। इतिहास नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को महान एस्ट्रोनॉट्स के रूप में याद रखेगा, ना कि महान एस्ट्रोनॉट्स के रूप में। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार। और हाँ, इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार के पास पहुंचा देना जो कि ये कहते हैं कि मून लैंडिंग फेक थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और आप मून लैंडिंग के बारे में क्या राय रखते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।